सो हेलो गाइस, वेलकम टू सागर एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देख लिया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया। और हाँ, हम लोगों ने सेकंड वीडियो लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया, जिससे आपको बेटर क्लैरिटी आए। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे, या ट्राई करेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर छोटी होती है तो हम लोग इसी में उसे देख लेंगे एक साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बिल्कुल लॉजिकल है और हमारी डेली लाइफ में हम इसे देखते भी हैं। ये बिल्कुल इजी एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डेफिनेशन मैंने लिखी है। व्हेनेवर आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अनदर बॉडी, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। कहने का क्या मतलब हुआ, जब भी हमारी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है तो वो ऑब्जेक्ट भी उतने ही अमाउंट का इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हम पर लगाता है। क्या मतलब हुआ, उसको सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को एक थप्पड़ दे मारा, ठीक है, और फिर उसका रिएक्शन क्या होगा? तो क्या वो आपको छोड़ेगा? नहीं, वो भी आपको एक लगा देगा। तो ये क्या हुआ, आपके एक्शन से उसका जो रिएक्शन हुआ ये क्या था? यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यही हमें बता रहा है। अब वो अलग की बात है कि अगर आप अपने से 250 किलो वाले से जाके भिड़ जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि वो आपको उतना ही इम्पैक्ट दे, तो नहीं, वो आपको मेडिकल में पहुंचा देगा डायरेक्ट। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, सिंपल एग्जाम्पल है। ये दो बैलेंस है। अब बैलेंस अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप तो आप इसे समझिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे इसमें स्प्रिंग लगी है एंड इसमें स्प्रिंग लगी है, दोनों एक वायर हुक्ड कनेक्ट है, ठीक है। ऐसे कुछ इस तरह से टाई अप है। अब मान लीजिए कि ये वाला 4 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहा है, दिस इज योर बैलेंस ए। अगर ये यहाँ से हमसे खींच रहे हैं, ठीक है, ये देख लीजिए हमारी उंगली है, मैंने बनाई है, इधर से ऐसे खींच रहे हैं और ये वाला ऑब्जेक्ट दीवार से कनेक्ट है, इधर भी हुक लगा है। तो जब हम इसे 4 न्यूटन का फोर्स लगा के इधर खींच रहे हैं तो ये वाला क्या करेगा? अभी डेफिनेशन क्या करी थी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दूसरी बॉडी पे अप्लाई करेगी। तो ये वाला भी 4 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाएगा, पर डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ये वाला 4 न्यूटन इधर खींचेगा इसको, बैलेंस ए, एंड ये वाला 4 न्यूटन इसको इधर खींचेगा, बैलेंस बी। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है तो ये क्या होगा, उसी पोजीशन पे टिका रहेगा। अच्छा, मैंने आपको कहा था जब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या करता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है। अच्छा, अगर वहाँ से यहाँ जोड़े हम लोग तो हमें क्या ये नहीं पता चल रहा है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स की वजह से बॉडी मोशन नहीं करती है, या अगर मोशन में है तो रेस्ट पर नहीं आती है? बिल्कुल। अच्छा, वो इनर्शिया वाला टॉपिक यही तो था कि मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, भले ही हमें उसे उठाने के लिए या उसे मूव कराने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये -4 न्यूटन। अच्छा, ये 4 न्यूटन और 4 न्यूटन ये इज जस्ट एन अजम्पशन, ओके, और कुछ खास नहीं। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन वी पुल द बैलेंस ए इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन ऑन द बैलेंस बी। मतलब जब 4 न्यूटन के फोर्स से बैलेंस ए को खींचेंगे तो ये जो वायर हुक से ये कनेक्ट है, इसकी स्प्रिंग से ये खींचेगा 4 न्यूटन का फोर्स इस तरफ, एंड तो बैलेंस बी क्या करेगा, वो भी 4 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। याद ध्यान रखिएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है, मान लीजिए कोई बॉक्स है, ठीक है, ये कोई एक बॉक्स है, ग्राउंड पर रखा है, तो इसका जो वेट है उसका वो वेट क्या करेगा, ग्राउंड पर फोर्स लगाएगा, ओके। तो ग्राउंड क्या करेगा, अभी हमने देखा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ग्राउंड भी तो उस पर ऊपर फोर्स लगाएगा। हाँ, वैसा नहीं है कि ये उड़ने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, या ये इसका फोर्स ज़्यादा तो ये बॉक्स ज़मीन में धंस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, रेस्ट में रहेगा ये, ठीक है, जैसे है वैसे ही चुपचाप पड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस बैलेंस है। अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था ना, द फोर्स ऑफ आवर पुश इज बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो पिछला वाला एग्जांपल्स। अच्छा, हम लोग जो चलते हैं व्हेन वी वॉक, तो यही सेम फोर्स एक्ट करती है, क्योंकि हमारा जो पैर है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, बदले में ग्राउंड क्या करेगा, वो भी हम पे फोर्स लगाएगा। सो कुल मिलाकर बात यह है कि इसी वजह से हम आगे मूव कर पाते हैं। मैं आपको और बताता हूँ एग्जांपल्स, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ अच्छे एग्जांपल। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, जिनमें से ये वाला एग्जांपल मेरा फेवरेट है, मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ। देखिए फिगर वगैरह बनाया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या देखते हैं, हाउ डू वी वॉक। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग कैसे चलेंगे, चलते कैसे उसके पीछे की साइंस को समझते हैं हम लोग। चलिए, जब हम लोग चलते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कई बार ये रीजनिंग में आ जाता है कि रीज़न बताइए क्या हो रहा है इसमें। तो व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन आवर फुट पुशेस द ground backward, and in return the ground pushes our foot forward. Then forward reaction exerted by ground on our foot make us walk forward. क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, जब हम लोग चलते हैं तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हमारा पूरा मास, पूरा वेट हमारा क्या होता है, हमारे फुट पर होता है और हमारा फुट ग्राउंड पर होता है। तो ऑब्वियसली हमारा जितना भी मास है वो हमारे फुट के थ्रू ग्राउंड पर है।
और ये जो मास, जो फोर्स मतलब लगा रहा है हमारा फुट ग्राउंड पर, इन रिटर्न ग्राउंड भी हमारे फुट पर वही फोर्स लगा रहा होगा इक्वलेंट अपोजिट मैग्नीट्यूड के साथ। क्या मतलब हुआ इसका? इसी तरह हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, हमारा फुट हमारे मास को ग्राउंड पर पुश करता है, ओके, यानी फोर्स लगाता है। तो इन रिटर्न ग्राउंड भी हमारे फुट पर फोर्स लगाता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट्स वी आर एबल टू मूव ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए, ये वाला एग्जांपल आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या कह रहा है? अच्छा, पहले हम लोग ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला लास्ट में। द केस ऑफ अ होस पाइप। अच्छा, होस पाइप क्या होती है? तो जो फायर ब्रिगेड वाली पाइप होती है ना, मोटी सी, आगे स्टील लगा रहता है, वही होस पाइप। अच्छा, कभी सोचा है अगर वो होस पाइप बेकाबू हो जाए तो क्या होगा? इतनी फोर्स से उसमें से पानी निकलता है कि अगर वो बेकाबू होकर एक बार हाथ से छूट गई तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है, किसी के भी सर पर जाकर लग सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या है बताता हूँ। द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द होस पाइप इज ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ अ वाटर रशिंग थ्रू इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड। अभी जो इतनी कहानी लिखी इसका मैं आपको सिंपल मतलब समझाता हूँ। इतनी फोर्स से पानी निकलता है। अच्छा, पानी होस पाइप में से निकल रहा है तो पानी आगे की तरफ जा रहा है फोर्स के साथ, इन रिटर्न आगे उसको वो जो फोर्स लगा रहा है वो पीछे की तरफ है। तो होस पाइप ऐसे ऐसे करके कुछ नागिन की तरह यूं यूं मूव करने लगती है ना, देखा होगा आप लोगों ने कई मूवीज़ वगैरह में, या कभी ऑब्जर्व कर लीजिएगा। नॉर्मल पाइप में भी अगर फोर्स के साथ ज़्यादा फोर्स है वाटर का तो वो मूव करने लगेगा, है ना, पीछे की तरफ। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है वाई द गन रिकॉइल्स, वन ऑफ द फेवरेट एग्जाम्पल। ये मैंने गन बनाई हुई है, ठीक है, और ये बिल्कुल वही वाली गन है, गनर वाली। ऐसे पकड़ते हैं हम लोग उसको। जब हम लोग गन चलाते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग नहीं मतलब आप लोग क्या चलाएंगे, गन जब चलती है तो एक्चुअल में होता क्या है, ये गन है, इसे गनमैन अपने शोल्डर पर रखता है, एंड व्हेन ही ट्रिगर्ड, जब वो गोली चलाता है तो बुलेट जितनी फोर्स से आगे जाती है वो फोर्स बैकवर्ड में भी लगता है। अच्छा, क्या मतलब हुआ उसका? अच्छा, गोली तो आगे जा रही है तो बुलेट तो मूव कर रही है, इस हिसाब से तो गन भी उड़ने लगनी चाहिए। सही सोच रहे हैं, पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मास का यहाँ पे जो डिफरेंस है, बुलेट बहुत हल्की होती है, ठीक है, कुछ ग्राम्स में उसका वेट होता है, इसलिए वो ईजिली आगे मूव कर जाती है। पर जो गन है इसका कुछ ज़्यादा मास होता है एज़ कम्पेयर टू बुलेट। ये भी बैकवर्ड आती है पर इसको गनमैन के कहाँ पे रहता है, ये शोल्डर पर रहता है। दैट्स वाई इट गिव्स अ बैकवर्ड जर्क, ठीक है। जब ये रिकॉइल होती है, वो गन जब चलती है तो खटाक करके आवाज़ आती है ना, वो खटाक करके क्या हो रहा है, वापस से जो उसकी कॉइल आगे गई वो पीछे आ रही है। तो यही हो रहा है यहाँ पर, बुलेट आगे मूव करी तो एक्शन आगे हो रहा है, रिएक्शन पीछे होगा, ओके। गन चलाया फोर्स के साथ, क्या एक्शन हुआ, बुलेट आगे निकल गई। रिएक्शन क्या हुआ कि इट गिव्स अ बैकवर्ड जर्क ऑन द शोल्डर ऑफ अ गनमैन। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। व्हेन अ बुलेट फायर फ्रॉम अ गन, द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। क्यों मूव नहीं कर रही है गन, यहाँ पे मैंने लिखा है, बट ड्यू टू द हाई मास ऑफ द गन। अब वही बात आ गई यहाँ पे, हाई मास ऑफ द गन, it move only a little distance and gives a backward jerk to the shoulder of the gunman। jerk मतलब एक छोटा सा झटका दे देती है, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ, ले लीजिए। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, ये तो थे कुछ अच्छे वाले एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या। अच्छा, जब हम लोग बोट में चढ़ते हैं या बोट से उतरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बोट से उतरने के लिए हम बोट पे फोर्स लगाते हैं। बोट पे फोर्स हम पीछे की तरफ लगाते हैं, इन रिटर्न बोट जो हम पे आगे की तरफ फोर्स लगाती है, तब हम बोट से आगे जा पाते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर पाते हैं। और क्या हो रहा है, जब स्विमर है, स्विम करता है तो क्या करता है, वाटर को अपने हाथों से पीछे की तरफ पुश करता है, इन रिटर्न जो वाटर है वो उसे आगे की तरफ पुश करता है। दैट्स वाई ही और शी इज एबल टू मूव। और स्विमर तो कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की। चलिए, एक और एग्जाम्पल, बोट है, आप नाव चलाते हैं, कभी नाव अगर चलाई होगी तो, या जो नाव वो चलाता है वो क्या करता है, नाव को जब चलाता है तो वो जो उसके साइड में ओर्स होते हैं, चप्पू जिसको कहते हैं, ऐसे ऐसे करता है, वो क्या कर रहा है, वाटर को पीछे ढकेल रहा है, इन रिटर्न पीछे का वाटर, यानी जो वाटर पीछे है वो उसको आगे की तरफ पुश कर रहा है। दैट्स वाई ही इज एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो आई होप आपको ये न्यूटन्स के सारे लॉ समझ में आ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये सारे एग्जाम्पल्स को समझा दूँ। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। सो तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।